एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका यूज़ करते हैं और वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें कोई एक स्पेसिफिक प्राइस जो है वो पे करनी रहती है, ठीक है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज़ करते हैं उसका प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। तो वो जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसका प्राइस यानी उसका मूल्य, जो भी दाम, जो भी हम बोले, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। तो उसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन इज नथिंग बट इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसिंग इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विस रहती है उसके प्राइस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर एज इन्फ्लेशन। तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। हमें मालूम है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस रहेंगी उसकी प्राइस जब हमें डिसाइड करनी रहती है तो वो प्राइस इकोनॉमिक्स के जो दो पैरामीटर्स रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से उसकी प्राइस जो है डिसाइड होती है, ठीक है। जब कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड हाई है पर उसके हिसाब से सप्लाई लो है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो जनरल लेवल ऑफ प्राइसिंग जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ती रहेगी, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर एज इन्फ्लेशन। सो when we talking about definition of inflation, then in simple term we can say that if there is continuous increase in general level of pricing in economy, then this particular situation is called inflation. This is one definition. Another definition we can also give, if the demand of a particular commodity is excess over supply of a particular commodity, then there is increase in price of particular commodity. This situation is considered as inflation. So this is all about meaning of inflation. Now when we want to understand inflation in exact way, then we have to consider certain characteristics of inflation. The first and foremost characteristic of inflation is that in inflation the level of pricing constantly increase. कि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है, अगर कोई पर्टिकुलर नेचुरल कैलामिटीज और नेचुरल फैक्टर और कोई भी फैक्टर के हिसाब से अगर उसकी प्राइस जो है शॉर्ट टर्म के हिसाब से बढ़ती है, देन आफ्टर दैट वो डिक्रीज होती है और स्टेबल हो जाती है, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट कंसिडर एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं कि जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी प्राइस कंटिन्यूअस इंक्रीज रहेगी, कांस्टेंट इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्राइस, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन्फ्लेशन। दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, द प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स रहेंगे उस सब सेक्टर्स में जो भी गुड्स एंड सर्विस रहेगी वो सब की प्राइस इंक्रीज हो रही है। कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर में कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर के हिसाब से प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है। ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो भी सेक्टर्स रहते हैं वो सब सेक्टर्स में अगर जनरल लेवल ऑफ प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर एज इन्फ्लेशन। सो दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। Third characteristics, in inflation the purchasing power of money decrease, right? पहले आज से 5 साल पहले 100 रुपये के हिसाब से हम जो भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, आज के हिसाब से वही 100 रुपये में हम इतनी गुड्स और सर्विस जो है उसको परचेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन के हिसाब से मनी की जो वैल्यू रहती है वो डिक्रीज होती है। पहले जो 100 रुपीज़ की वैल्यू थी, आज वो 100 रुपीज़ की वैल्यू एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं है, उसमें डिक्रीज हुआ है। तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्फ्लेशन इज ओनली कंसिडर आफ्टर द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। हमें पता है कि हम जब भी प्रोडक्शन करेंगे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका हम यूज करते हैं, राइट। पर अब भी हमारे पास उसकी फुल कैपेसिटी के यूसेज की पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है।
फिर हम वो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सभी को हम काम पे लगाते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हम लाके रखते हैं, इसके हिसाब से सप्लाई बढ़ाते हैं एंड प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाती है। उसके बाद भी अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो अब हमारे पास सप्लाई इंक्रीज करने का और कोई तरीका नहीं है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है उसके बाद जब भी प्राइस राइज होती है तो वो पर्टिकुलर थिंग है वो इन्फ्लेशन कहलाएगी। तो 4 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो कांस्टेंट प्राइस में इंक्रीज होना चाहिए, दूसरा इकोनॉमी के सब सेक्टर्स में प्राइस इंक्रीज होना चाहिए, तीसरा परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज होता है एंड इन्फ्लेशन इज ओनली कंसिडर आफ्टर द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके हिसाब से हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो भी हमें डिस्कस करने हैं और हमें उसको भी कंसिडर करना है। पहला कि गवर्नमेंट को अगर लगे कि कोई भी असेंशियल कमोडिटीज़ है और सर्विस है जो सोसाइटी के लिए वेरी मच असेंशियल है, ज़रूरी है, उसके हिसाब से उसके बिना सोसाइटी जो है नहीं चल सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं उसके लॉ के हिसाब से, सब्सिडी के हिसाब से, गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी रहती है उसके हिसाब से वो प्राइस को कंट्रोल सरप्रेस्ड करने की कोशिश करते हैं। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर एज सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन। कि गवर्नमेंट अगर उसके लॉ, सब्सिडी, कोई भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से हिसाब से प्राइस को कंट्रोल करना चाहेगा तो सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहलाता है। एक ये पॉइंट हमें कंसीडर करना है। दूसरा, जब हमने आगे डिस्कस किया उस हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस की प्राइस अगर शॉर्ट टर्म के लिए इंक्रीज होती है देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट कंसिडर एज इन्फ्लेशन, बिकॉज इन इन्फ्लेशन प्राइस राइज इज फॉर कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, कांस्टेंट उसका होना। थर्ड इंपॉर्टेंट सिचुएशन इज दैट फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, कि अगर हमारे पास जो भी है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका यूज हम फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल कैपेसिटी के हिसाब से कर लेते हैं और उसके बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस की प्राइस राइज हो रही है देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज ओनली कंसिडर एज इन्फ्लेशन, right? So this is some important aspects like meaning, characteristics and some aspects that we have to consider in inflation. Now we have to discuss that how this inflation increase in economy. कि कोई भी इकोनॉमी होती है उसके हिसाब से ये इन्फ्लेशन है वो किस तरह से बढ़ता है, तो उसके कोई कोजेस रहेंगे, रीजंस रहेंगे, कोई कि जिसके हिसाब से ये पर्टिकुलर इन्फ्लेशन जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में हमें पता है, उसमें 2 पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट से डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से ही सब जो पर्टिकुलर कमोडिटीज रहती है उसकी प्राइस डिसाइड होती है। तो यहाँ पे भी एज अ कोज ऑफ inflation there are mainly 2 cause, one is demand and the another one is supply. हमें पता है कि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी रहेगी, गुड्स एंड सर्विस रहेगी, अगर वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस जो है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी पर सामने उसकी सप्लाई नहीं रहेगी तो बट ऑब्वियस है कि उसकी प्राइस जो है क्या रहेगी, इंक्रीज होगी over a period of time, and this increase in price is called inflation. So there are 2 major causes, one is increase in demand, the another one is increase in supply due to cost of production also we can say, and the third important cause in which some points are discussed as other factors, right? Then now we start with first cause of inflation, increase in demand. As we all know, demand is an important parameter to decide the price of commodity. So if over a period of time demand increase, there is no supply, then it result into increase in price. प्राइस राइज में ही उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अभी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके हिसाब से इकोनॉमी में डिमांड जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो सबसे पहले है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। तो यहाँ पे आप एक सिंपल तरीके से एक फॉर्मूला बेस ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं, उसके हिसाब से फिर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उसका। वो फॉर्मूला के हिसाब से आपको सिंपली याद रखना, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब गवर्नमेंट किसी भी तरीके से मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि जो भी जनरल पब्लिक है सोसाइटी में उसके हाथ में इनकम आएगी। जितनी भी उसके हाथ में इनकम आएगी वो क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस है उसकी डिमांड वो इंक्रीज कर देंगे। सामने डिमांड इंक्रीज हो रही है, सामने सप्लाई है नहीं, तो प्राइस इंक्रीज होगा
उसके हिसाब से क्या होगा, इन्फ्लेशन। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई में याद रखना है, गवर्नमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगी तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, इनकम आएगी। जितनी इनकम आएगी डिमांड इंक्रीज होगी, सामने सप्लाई है नहीं, प्राइस इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मीन्स इन्फ्लेशन। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। द अनदर पॉइंट, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमें मालूम है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी सोसाइटी के लोग हैं उसके हिसाब से जो भी असेंशियल गुड्स एंड सर्विस है वो गवर्नमेंट को उसको प्रोवाइड करनी रहती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, रोड कंस्ट्रक्शन, बीच कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जो भी पर्टिकुलर स्कीम्स है, उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। जैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट आएगा, जितना भी एम्प्लॉयमेंट आएगा उसके हिसाब से उनकी इनकम बढ़ेगी, जितनी उसकी इनकम बढ़ेगी उसके हिसाब से डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ती है, सामने सप्लाई है नहीं, तो प्राइस राइज होगा एंड दिस प्राइस राइज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो यहाँ दूसरे पॉइंट में भी इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर में हमें याद रखना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, सामने सप्लाई है नहीं, उसके हिसाब से प्राइस इंक्रीज होगी। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसिडर एज इन्फ्लेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग और cause for increase in demand is overpopulation. As you all know, India is second largest populated country in the world, कि हमारी population है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर population जो है वो बढ़ेगी तो उसके हिसाब से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, सामने सप्लाई है नहीं, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई है नहीं, प्राइस इंक्रीज होगी और उसके हिसाब से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, right, that we have to consider in cause of inflation. So this is the first cause, increase in demand, in which there are three factors which are responsible for increase in demand: increase in money supply, increase in public expenditure and overpopulation। जो अब दूसरा cause है increase in production cost। जो supply based economy रहती है उसमें क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस रहती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कॉस्ट रहेगा, से फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है अगर वो कॉस्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी यूनिट जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको अब वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस जो है उसको प्रोडक्शन करने में जो पर्टिकुलर कॉस्ट है वो ज़्यादा रहेगी। जितनी कॉस्ट बढ़ेगी उतनी क्या होगी, प्राइस बढ़ेगी, और जितनी प्राइस बढ़ेगी तो उसके हिसाब से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें याद रखना है जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा उतनी पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी प्राइस बढ़ेगी, जितनी उसकी प्राइस बढ़ेगी उसके हिसाब से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। सो दिस इज द सेकंड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। नाउ वी डिस्कस्ड some other factors which are responsible for inflation. First is taxation policy। हमें पता है कि गवर्नमेंट उसके रेवेन्यू के लिए जो भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस रहती है उसके ऊपर टैक्स जो है चार्ज करती है। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विस रहेगी अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में उसका टैक्स बढ़ा देगी तो क्या होगा, सिंपली जो भी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है या सेलर है वो पर्टिकुलर टैक्स है वो प्राइस में इंक्लूड कर देगा। तो जितना टैक्स इंक्रीज हो रहा है उतना प्राइस इंक्रीज होगा, जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये अदर फैक्टर्स में फर्स्ट टैक्सेशन पॉलिसी, सेकंड वन इज प्राइस ऑफ इंपोर्ट गुड्स। हमें पता है कि जो असेंशियल गुड्स हैं हमारे कंट्री के पास अवेलेबल नहीं है उसको हमें बाहर से इंपोर्ट करना रहता है, ठीक है। जब भी गुड्स इंपोर्ट होगी बाहर की पर्टिकुलर इकोनॉमी में इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगा तो हमारे यहाँ भी वो पर्टिकुलर गुड्स है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल हम बाहर से लाएंगे उसका प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा तो पेट्रोल डीजल के रिलेटेड जो भी गुड्स एंड सर्विस रहती है, ट्रांसपोर्टेशन का जो यूज होता है उसके हिसाब से जो भी गुड्स रहती है उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे यहाँ पे कमोडिटी और सर्विस की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। दिस इज सेकंड अदर फैक्टर। थर्ड इज स्कैरसिटी।
कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की और रॉ मटेरियल की, अगर उसमें स्कैरसिटी होगी, स्कैरसिटी मीन्स उसकी अछत हो गई, जितनी हमें चाहिए उतनी हमें मिल नहीं रही है, तो क्या करना पड़ेगा कि जो भी प्राइस चल रहे हैं उस प्राइस के हिसाब से हमें वो परचेज करनी पड़ेगी। तो जितनी स्कैरसिटी रहेगी रॉ मटेरियल होगा और कोई भी चीज रहेगी तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो जितनी स्कैरसिटी उसकी प्राइस उतनी प्राइस इंक्रीज होगी, जितनी प्राइस इंक्रीज होगी उतना क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में 3 है। टैक्सेशन पॉलिसी है, जब टैक्सेशन इंक्रीज होगा प्राइस इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन होगा। सेकंड है प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन रहेगा। जब स्कैरसिटी आएगी प्राइस इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन रहेगा। सो दिस इज द causes of inflation. So here your whole chapter number 3 is over. In your board examination in Gujarat board, from this chapter there is compulsory question for 5 marks, and this chapter is very easy because it only include 3 particular topic. One is barter system with its limitation, another one is money with its function, and the third one is inflation with its causes. Thank you very much.